हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ टेम्पटिंग अ मॉन्क, जो कि वॉन्गशन वर्जन है माई मॉन्क हस्बैंड का, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि माई मॉन्क हस्बैंड जो थी वो कि एक श्यांगवन एफएफ थी, तो मैं उसका आज आपके साथ वॉन्गशन एफएफ लेकर आ रही हूँ, जिसमें टॉप हमारा लवांगची है और बॉटम हमारा वेविशन है। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक इंसान पहाड़ों के बीच बैठा हुआ, बर्फ़ की परत उसके ऊपर थी, लेकिन उसने अपने सारे बालों को कटाया हुआ था और एकदम मॉन्क जैसे कपड़ों को धारण करके, आंखें बंद करके तपस्या में लीन था। उसकी ऐसी तपस्या थी, इतनी तगड़ी तपस्या हो रही थी किसी चीज़ को लेकर कि शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह से हेवन के एम्परर की भी कुर्सी कांपना शुरू हो गई थी। हेवन के जो एम्परर था वो डरना शुरू हो गया था, क्योंकि ये इंसान इतनी ज़्यादा तपस्या में लीन था। और हेवन के जो एम्परर था, अब उसे डर लगने लगा था कि अगर ऐसे ही रहा तो उसकी गद्दी कहीं ना कहीं चली जाएगी। उसे बहुत भयानक और बहुत ज़्यादा अपनी कुर्सी से प्यार था, और उतनी ही इस मॉन्क से कहीं ना कहीं नफ़रत हो रही थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं, तो खुद कहीं ना कहीं गॉड को भी हमें वरदान के रूप में वो चीज़ देनी ही पड़ती है। उसी तरीके से अब हेवन के एम्परर को डर लगने लगा था कि कहीं ये इंसान उससे बदले में उसकी गद्दी ना मांग ले। इसलिए उसने एक फ़ैसला किया, क्योंकि वो मॉन्क की तपस्या को तोड़ना चाहता था। उसने मॉन्क को मारने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए, जैसे कि कभी सांप को उसके आसपास भेजना, कभी किसी जीव को। लेकिन वो मॉन्क जो तपस्या कर रहा था, वो पहाड़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा ठंडे एरिया में कर रहा था कि किसी जीव को वहाँ भेजते ही वो जीव ठंड से मर जाता था। और अगर वो उसे मारने के लिए किसी दैत्य को भेजता, राक्षस को भेजता, डीमन को भेजता, तो वो लोग उस पर जैसे तैसे करके एक प्रोटेक्शन चार्म लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो इंसान अपनी तपस्या से इतना लीन होता था कि वो अपने आसपास अपनी कल्टीवेशन से एक चार्म खड़ा कर देता था, जिसको कोई इंसान भेद ही नहीं पाता था। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि लव वांगची था, जो कि अब हेंगुन जुन के नाम से प्रसिद्ध था। सभी लोग उसकी ये दिव्य शक्ति देखकर हैरान हो जाते थे। ना जाने कितने सारे अल्फ़ा उसे एडमायर किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम अल्फ़ा हुआ करता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से वो इस तरह से इस तपस्या में लीन हो चुका था। वो एक कल्टीवेशन था, और एक मिथ्या के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब भी कोई इंसान बहुत छोटी उम्र में कल्टीवेशन की उन ऊंचाइयों को हासिल कर ले, तो उसे स्वयं गॉड की उपाधि दे दी जाती है। इसलिए उसकी गॉड की उपाधि उसे ना मिल जाए, इस चीज़ का जो हेवन का एम्परर था उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। हेवन का एम्परर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वेनचाओ था। वेनचाओ को अब डर लगने लगा था। शायद कुछ ऐसे किस्से थे जो कि उसे सता रहे थे या डरा रहे थे, लेकिन उसे खौफ था हेंगुन जुन के दोबारा से एक डाइटी बनने का। अगर हेंगुन जुन एक डाइटी बन गया, एक डियटी जिसको गॉड की उपाधि मिल जाएगी, तो उसे बहुत सारे डर, इनसिक्योरिटीज़ थी। इसलिए वो उसे कहीं ना कहीं रिझाने के लिए या फिर हेंगुन जुन को अपने कब्जे में करने के लिए सबसे पहले अपनी फेवरेट एंजल अप्सरा को धरती पर भेजता है, जिसका नाम था वांग लिंगजियाओ। वांग लिंगजियाओ यहाँ पर हेंगुन जुन को अपने डांस से प्रभावित करने की कोशिश करती है। वो हेंगुन जुन के आसपास आकर इतनी ज़्यादा ठंड में एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, टेम्पटिंग डांस करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी आहट से, उसकी खुशबू से या उसकी किसी भी चीज़ से ना हेंगुन जुन ने अपनी तपस्या को भंग नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, जिसकी वजह से न जाने कितने दिनों तक, कितने घंटों तक अपने पैरों पे खड़े होकर लगभग 1 महीने तक लगातार यहाँ पर वांग लिंगजियाओ ने अपने टांगों पर खड़े होकर डांस किया था नॉन स्टॉप दिन रात। क्योंकि वो एक एंजल थी, इसलिए उसकी बाकी लोगों के हिसाब से उसके अंदर बहुत सारे गुण थे। क्योंकि वो हेवन से आई हुई थी, वो भूखी प्यासी रह सकती थी, क्योंकि हेवन के लोगों को भूख प्यास नहीं लगती। और तो और हेवन की होने की वजह से उसमें बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी। वो अप्सरा थी वहाँ की, इसलिए वो बहुत नाचती है। इतना नाचती है कि उसके पैरों से खून आने लग जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन एक बार भी
एक पलक तक हेंगुनजुन ने नहीं झपकाई थी, इसलिए वो हताश होकर, निराश होकर वापस से हेवन लौट गई थी। जब वो हेवन लौटी थी ना, तो उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। हालांकि उसे बेहद खूबसूरत अप्सराओं में से एक माना जाता था, वो वेंचाओ की सबसे फेवरेट खूबसूरत अप्सरा थी, लेकिन अफसोस की बात, उसे हेंगुनजुन ने देखा भी नहीं था। हेंगुनजुन की एक भौं भी उसे देखकर तिलमिलाई नहीं थी। इवन कोई प्रतिक्रिया ही हेंगुनजुन की तरफ से उसे नहीं आई थी। और जैसे ही वो वापस हेवन लौट गई थी, तब हेंगुनजुन अपनी सीट से उठा था और अपनी तपस्या करने के बाद एक रिवर में जाकर, सीधा चिल्ड पानी में जाकर उसने छलांग लगाई थी और अपनी बॉडी से बहुत सारा ऑरा एमिट करके आसपास के पानी को ही गर्म कर दिया था। और फिर उसमें नहाकर आराम से बाथ लेकर फिर वो कुछ खाने के लिए इधर उधर गया। और वहाँ इतनी ठंड थी कि उसे खाने के लिए कुछ ही मुश्किल से फ्रूट मिल पाए थे, जिन्हें खाने के बाद वो वापस से अपनी तपस्या के लिए बैठ गया था। और अब जब वो तपस्या के लिए बैठा था, तो फिर से एक बार वेंचाओ के हेवन की जो गद्दी थी वो हिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जानता है कि हेंगुनजुन जो तपस्या कर रहा है वो सीधा एक दिन आकर हेवन के एम्परर की गद्दी को ही सीधा हड़प लेगा, जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। जैसे जैसे हेंगुनजुन दिन रात अपनी तपस्या को और भी ज़्यादा लीन हो जाता, यहाँ पर जानबूझकर वेंचाओ कभी एक तूफ़ानी बवंडर वहाँ ला देता था, जिसमें बर्फ़ के न जाने कितने फुट के बड़े बड़े टीले बन जाते थे, लेकिन हेंगुनजुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वो जानबूझकर ना उसके आसपास बर्फ़ को जमा करके उसे मारने की, सफोकेट करने की कोशिश करता था, पर हेंगुनजुन का जो कंसंट्रेशन था वो टस से मस नहीं होता था। वेंचाओ अब डरने लगा था। उसने फिर अपने हेवन के एक बहुत प्यारे ओमेगा, जो कि अपनी फॉर्म को बदल लिया करता था, कभी वो फीमेल ओमेगा बन जाता था तो कभी वो मेल ओमेगा बन जाता था, उसे बुलाया, जिसका नाम था नी हो सिंह। नी हो सिंह में कला थी, वो एक शेप शिफ्टर था, जो कि कभी भी एक खूबसूरत औरत की उपाधि ले लिया करता था और कभी एक खूबसूरत ओमेगा मर्द की। यहाँ पर वो मेकअप करता है, फेमिनाइन बनता है। उसे जानबूझकर कहा गया था कि उसे सबसे खूबसूरत, सबसे सेक्सी तरीके से हेंगुनजुन को रिझाने के लिए जाना है। नी हो सिंह यहाँ पर खुद में बहुत घमंड करता था, क्योंकि वो एक शेप शिफ्टर था, इसलिए उसने सोच लिया था कि अगर वो अपनी फेमिनाइन तरीके से इस अल्फ़ा को नहीं रिझा पाया, तो वो अपने मस्कुलर तरीके से इस अल्फ़ा को रिझाने की पूरी कोशिश करेगा। नी हो सिंह धरती पर आया। धरती पर आने के बाद उसने देखा कि लवांगजी तपस्या में लीन है, तो उसने जानबूझकर लवांगजी के यानी कि हेंगुनजुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि हेंगुनजुन ने अपने आसपास एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट किया हुआ है, इसलिए वो जैसे ही उस जगह को छूने की कोशिश करता तो दूर जाके गिरता। फिर उसने अपनी लेडीज़ फॉर्म को अपना लिया, यानी कि वो एक ओमेगा गर्ल जो कि अपनी कम उम्र में थी, 17 से 18, उस उम्र में जानबूझकर उसने अपने शरीर को ढाला, जिसमें उसने अपने ऊपर के अंगों को काफ़ी भारी कर दिया था। उसके जो ऊपर से स्तन थे वो काफ़ी भारी हो गए थे, यानी कि ब्रेस्ट हल्की सी भारी थी और उसकी कमर बहुत स्लिम थी और उसके हिप्स भी काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। उसने इस पोजीशन में खुद को डाला और उसके बाद उसने नृत्य शुरू किया। कभी वो अपने पंखे को खोलकर फ्लिप करते हुए डांस करता, तो कभी वो आसपास बैठकर ज़ोर ज़ोर से कविता गाता। लेकिन हेंगुनजुन को उसकी किसी भी चीज़ से उसकी पलक भी नहीं झपकी थी, बल्कि उसने 1 महीने तक इतना ज़्यादा मेडिटेशन और कल्टीवेशन किया कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसके आसपास कोई है भी या नहीं। लेकिन वहीं जो हमारा प्यारा सा नी हो सिंह था ना, वो बिल्कुल थक चुका था। उसने 1 महीने लगातार हेंगुनजुन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। कभी वो लेडीज़ फॉर्म में आ जाता, कभी वो जेंट्स फॉर्म में आ जाता, कभी वो नृत्य करता, कभी वो अपने गाने के हुनर से उसे पटाने की कोशिश करता, और कभी कभी तो जानबूझकर वो अपने पंखे को झटक कर तेज़ तेज़ हवा के झोंके वहाँ पर चलाता। लेकिन इसका हेंगुनजुन पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर 1 महीने बाद वो हताश होकर वापस अपने जब हेवन में लौटा, तो उसे बहुत गुस्सा आ रखा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी खून से और उसे अपमानित महसूस हो रहा था। आज से पहले कभी भी नी हो सिंह को इस तरीके से किसी ने अपमानित नहीं किया।
उसकी खूबसूरती में, चाहे वो जेंट्स रूप में हो चाहे वो लेडीज़ रूप में हो, उसकी खूबसूरती के आगे अच्छे से अच्छा इंसान घुटने टेक देता था और उसके साथ समय बिताने के लिए, एक रात बिताने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था, क्योंकि जो अप्सराएं होती थी वो वापस से हेवन जाने के बाद फिर से वर्जन बन जाती थी, उनका एक नया जन्म हो जाता था। इसलिए अगर वो किसी के साथ कुछ करती भी हैं तब भी वो प्योर ही रहती थी, उन्हें कभी भी कलंकित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो जो भी करती थी वो हेवंस के इशारों पर करते थे। उसी तरीके से जो हमारा न्यू हसिंग था वो जो भी कर रहा था वो हेवंस के इशारों पर कर रहा था, लेकिन उसे इतना अपमानित कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आज दिन तक कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं था जिसने उसकी तरफ ना देखा हो। इसलिए वो वेंचाओ के, यानी कि जो हेवन का एम्परर था, उसके सामने जाकर खून भरी आंखों के साथ उन्हें बोलता है कि उस हेंगोनजुन ने मेरी बेइज्जती की है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर वेंचाओ ने कहा, बदला? पर वो इंसान मेरी गद्दी हड़पना चाहता है और तुमसे भी अगर उसे रिझाया नहीं गया तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को रिझाने देगा। और अगर वो सोचो हेवंस में आ गया तो उस जैसा कठोर इंसान हेवन का एम्परर बन गया तो हम लोगों का क्या होगा? वो सबसे पहले तो यहाँ की सारी अप्सराओं को यहाँ से निकाल देगा। तुम्हें पता है उसे अप्सराओं से कितनी ज़्यादा नफरत है। तभी न्यू हसिंग, जो कि गुस्से में तिलमिला उठा था, उसने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर उस हेंगुन का घमंड तोड़ना है। यहाँ पर वेंचाओ ने कहा, मुझे भी उस हेंगुन को कल्टीवेशन से दूर रखना है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसी एंजल और अप्सरा चाहिए जो कि उसे अपने लस्ट में एकदम शामिल कर ले, उसके लस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि वो इंसान कल्टीवेशन को भूल कर सिर्फ लस्ट के बारे में सोचे। तभी न्यू हसिंग, जिसकी गुस्से में आंखें लाल हो चुकी थी, जिसके चेहरे पर मायूसी थी, जो हमेशा अपनी अदाओं के लिए जाना जाता था, आज उसके बाल भी बिखरे हुए थे और नाच नाच कर उसके भी पैर फट चुके थे। उस ठंडी बर्फीली जगह में उसके पैर एकदम नीले पड़ गए थे, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसकी खूबसूरती, ऐसा लग रहा था जैसे, और अगर वो 2-3 दिन वहाँ रह जाता तो शायद उसकी मृत्यु ही हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अप्सराएं कभी मरती नहीं हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल बिखरे बालों के साथ वेंचाओ को कहता है, मेरे पास एक चीज़ है जिसे चाहकर भी हेंगुन कभी मना नहीं कर पाएगा। वेंचाओ ने कहा, क्या है वो? मुझे जैसे तैसे कर उस हेंगुन की तपस्या को तोड़ना है, भेजो, कुछ भी करो। न्यू हसिंग, मैं तुम पर विश्वास करके कह रहा हूँ, अगर तुमने ये सब कर दिया ना तो देखना, हेवंस में तुम्हारी उपाधि मैं सबसे ऊपर कर दूंगा। दुनिया तुम जैसे प्यारे से एंजल और अप्सरा की सबसे ज़्यादा इज्जत करेगी। अभी तक मेरे सबसे फेवरेट अप्सराओं में वांग लिंगजियाओ थी, लेकिन उसके बाद वो उपाधि तुम्हें मिलेगी अगर तुमने उस हेंगुन की तपस्या को तोड़ दिया और उसे लस्ट के अंदर भर के रख दिया तो। यहाँ पर हल्की से स्मित करते हुए न्यू हसिंग ने कहा, मेरे पास एक ऐसा षड्यंत्र है, एक इतना बड़ा हुक्म का है कि वो हेंगुन सालों तक लस्ट में डूबा रह जाएगा। और यहाँ पर उसने एक लिक्विड निकाल कर दिया। जैसे ही वो लिक्विड एक शीशी में बंद था, वो लाल रंग का लिक्विड था। यहाँ पर तुरंत ही उस लिक्विड को देखकर पूछा कि ये क्या है। मुस्कुराते हुए न्यू हसिंग ने कहा, ये किसी ऐसे शख्स का खून है जिससे हम उसके ही जैसा एक अप्सरा क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल हूबहू। उसके अंदर बिल्कुल वैसी महक होगी जैसी कि इस लिक्विड के अंदर है, और फिर हेंगुन कभी भी उस अप्सरा से दूर नहीं रह पाएगा। यहाँ पर जैसे ही वो लिक्विड, वो ब्लड से भरा हुआ लिक्विड मिला वेंचाओ को, उसके चेहरे पर एक स्मित आ गई थी। फिर उसने अपनी शक्तियों से उस लिक्विड को एक बहुत बड़े पिटारे में डाला, जहाँ पर एक बहुत बड़े कढ़ाई के अंदर सफ़ेद रंग का पानी था, और उस सफ़ेद रंग के दूध जैसे पानी के अंदर उसने उस लिक्विड को मिलाया और फिर अपनी शक्तियों से एक ऐसी चीज़ को क्रिएट किया जो कि देखने में एकदम फूल जैसा था। फिर उस फूल को उसने अपनी शक्तियों से एक बड़े ह्यूमन में तब्दील कर दिया था, और वो ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा नाजुक खूबसूरत था,
जिसे इस दीन दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जैसे ही यहाँ से निकला तभी उसने अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से वेंचाओ का दिल भी 1 मिनट के लिए हिल गया था। वो भी अपने काबू में नहीं रहा था और उसने तुरंत ही उस शख्स को देखते हुए कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। वेंचाओ का मन उस खूबसूरत से जो उसने ओमेगा अप्सरा क्रिएट की थी उसे देखकर कहीं ना कहीं बिगड़ गया था। तभी यहाँ पर अचानक से अपनी पंखे से वार करते हुए उसने जानबूझकर, यानी कि नी हुए सिंह ने जानबूझकर जो था वो वेंचाओ के हाथ पर हल्का सा कट लगाया ताकि वो अपने होश में आ सके, क्योंकि जब तक उसे दर्द होता रहेगा उसे यकीन रहेगा कि वो इस अपने ही द्वारा बनाए गए इस खूबसूरत से ओमेगा में खोएगा नहीं। तभी यहाँ पर वेंचाओ ने कहा कि तो बेहद खूबसूरत है नी हुए सिंह, क्या मैं? तभी नी हुए सिंह ने कहा बिल्कुल भी नहीं, इसके करीब भी मत आना। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूँ, यही है जो हेंगुनजुन को तुम्हारी गद्दी छीनने से बचा सकता है। सोच लो, तुम्हें तुम्हारी गद्दी चाहिए या फिर ये ओमेगा? तभी वेंचाओ ने कहा ऐसे ओमेगा तो मैं बहुत सारे क्रिएट कर दूंगा, मुझे अभी अपनी गद्दी बचानी है। तभी यहाँ पर नी हुए सिंह ने उस खूबसूरत से ओमेगा को देखा जिसने अभी अभी उनके सामने जादू से जन्म लिया था। तभी यहाँ पर वो प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा पूछता है आप दोनों कौन हो? मैं कौन हूँ? तभी नी हुए सिंह उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। नी हुए सिंह ने यहाँ पर उस ओमेगा के जो माथा था ना उस पर अपना अंगूठा रखा और उसे बताया, अपने बहुत सारी नॉलेज को उसे ट्रांसफ़र करते हुए बताया कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो लोग हेवन में हैं और ये एक ऐसा ओमेगा है जो कि एक अप्सरा, एक एंजल है। और यहाँ पर जैसे ही उस ओमेगा को पता चल जाता है कि उसे आगे चलकर क्या करना है, एक हेंगुनजुन नाम के मोंग को अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर कल्टीवेशन वर्ल्ड से थोड़ी टाइम के लिए दूर रखना है, कल्टीवेशन से दूर रखना है, उसके मेडिटेशन को तोड़ना है, तो वो चीज़ें समझ जाता है। फिर वो झुककर वेंचाओ और नी हुए सिंह को प्रणाम करता है। तभी वो एकदम से नी हुए सिंह से पूछता है कि आप दोनों का जिस तरह से नाम है, हेवन के एम्परर का नाम वेंचाओ है, आपका नाम नी हुए सिंह है, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं अपना नाम क्या बताऊंगा? तभी मुस्कुराते हुए नी हुए सिंह कहता है आज से तुम्हारा नाम विभूषण है, और अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हारा कर्टेसी नेम क्या है तो तुम अपना नाम विभूषण बताना। और अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा बर्थ का नाम क्या था, ये जो फूल है मैंने इसके बर्थ का नाम विंग रखा था, जिससे तुम पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी विंग पड़ता है। उसके बाद नी हुए सिंह जो हमारा विंग था उसे अपने साथ अपने महल ले गया था, जहाँ पर उसने किस तरह से हेंगुनजुन तपस्या करता है और उसे रिझाने के तरीके बताए। यहाँ तक कि उसने विभूषण को एक खूबसूरत से कपड़े भी दिए। उसने विभूषण को एक ऐसे कपड़े दिए थे जिसमें विभूषण के पास एक ऑफ शोल्डर वाला, बिना शोल्डर वाला ब्लाउज़ था, जो कि पीछे एक ब्लाउज़ की तरह बंद हो रहा था। यहाँ तक कि उसने हल्की हल्की उसकी चेस्ट को भी उभार दे दिया था। और तो और यहाँ पर उसने बिल्कुल मिनी स्कर्ट जैसी ही एक लटकन वाली स्कर्ट उसे दे दी थी, जिस पर बहुत सारे मोतियों का काम था। और तो और उसकी टांगें यहाँ पर विजिबल थी, जिस पे बहुत सारे मोती लगे हुए थे और मोतियों में से ही उसकी टांगें दिख रही थी। यहाँ तक कि उसने ओमेगा को ढकने के लिए एक क्लॉक भी दे दिया था, जो कि उसके सिर से लेकर पूरी बॉडी को ढक रहा था, जिसमें बाजू भी थी और वो काफ़ी ज़्यादा नरम था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सारी खूबसूरत ऊन से बना हुआ था, एकदम सफ़ेद रंग का वो प्यारा सा क्लॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ओमेगा ने उसके नीचे ही एकदम सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, और इसी तरीके की न जाने कैसी खूबसूरत एकदम रिवीलिंग ड्रेस उसने ओमेगा को दे दी थी। जिसके बाद उसने ओमेगा को यहाँ हेवन से सीधा उस माउंटेन पे जाने का रास्ता भी दे दिया था। उस ओमेगा को अपनी शक्तियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं था, इसलिए वो सीधा यहाँ पर क्लॉक पहनकर और इतने मोटे फर वाले कोट को पहनकर सीधा उस मॉन्क के पास चला गया था। उस मॉन्क के आसपास काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी और वो उस बर्फ़ में ही अपना ध्यान कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, आंखें बंद की हुई थी।
तो तभी वो ओमेगा तुरंत ही उसके पास गया और धीमे धीमे उसे ऑब्जर्व करने लगा। उसे लगा कि ये इंसान क्या सो रहा है। फिर उसे याद आता है नहीं नहीं, ये तो गहरी गहरी मेडिटेशन करता है ना। तो उसने सबसे पहले यहाँ लवांगची के काफ़ी नज़दीक आने की कोशिश की। तो लवांगची एक बैरियर अपने आसपास लगाता था। जैसे ही उसने उधर हाथ लगाया तो उस बैरियर ने यहाँ पर इस ओमेगा को थोड़ा सा पीछे झटक दिया था। जबकि नी हो सेंग ने टच किया था तो इस बैरियर से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरा था। इसलिए ओमेगा एकदम से सोचने लग जाता है कि ये बैरियर वो कैसे पार करेगा। फिर यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से अब वो मोटा सा कोट अपने शरीर पर से उतार दिया था। वो बहुत मोटा, एकदम जैसे कि 2-3 कंबल मिक्स करके बना हो, बिल्कुल वैसे ही था। और जैसे ही उसने उतारा तो उसके ओमेगा फेरोमोन्स आसमान में उस जगह पर थोड़े थोड़े फैलने लगे। जिसके बाद उसने हल्का सा मुस्कान दी और अपने रिवीलिंग क्लॉथ को देखने लगा और फिर हल्का सा अपने पेट को हाथ लगाने लगा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी बॉडी बहुत स्लिम ट्रिम और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक थी, काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन थी। फिर उसने अपने बालों को हल्का हल्का झटका जो कि खुले थे और उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस हेंगुनचुन नाम के मॉन्क को मैं कैसे रिझा सकता हूँ। पहले वो एक जगह बैठ के सोचने लगा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो उसने अपने हाथों को मसला और उसके बाद एक डांस करने लगा। यहाँ पर उसने अपने पास एक इतना बड़ा पंखा रखा हुआ था, यानी कि जो हाथ से चलाने वाला पंखा था, उसमें बहुत बड़ा लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ था, जिसे वो हिला हिलाकर पहले हल्का फुल्का नाचने लगा। और यहाँ पर उसने अपने पैरों में भी पायल पहनी हुई थी जो कि छम 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 कर रही थी। फिर उसके टमी पे जो वेस्ट बैंड बंधा हुआ था जो कि छन छन की आवाज़ पूरी निकाल रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे उसके ओमेगा फेरोमोन्स इस पूरे मंडल के अंदर यानी कि वायुमंडल में फैलने लगे, जिसकी खुशबू हल्की सी मेडिटेशन करे हुए लवांगची को महसूस हुई। और तभी उसने हल्का सा फ्लिंच किया, उसकी बाहें हल्की सी हिली, क्योंकि उसने ऐसे ओमेगा फेरोमोन्स पहले कभी महसूस किए थे। इसलिए वो हल्का सा थोड़ा सा अपनी मेडिटेशन से भटका, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान को केंद्रित करने लगा कि तभी उसे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, क्योंकि वो ओमेगा उसके आसपास ही गोल गोल चक्कर काटता हुआ बिल्कुल पसीने में लीन था और उसे रिझाने की कोशिश कर रहा था। जिसकी वजह से ये सब करते हुए ओमेगा के जो स्वीट से फेरोमोन्स थे ना, वो इस अल्फ़ा को अब कहीं ना कहीं विचलित कर रहे थे। लवांगची की आंखें, उसकी बाहें सबसे ज़्यादा टाइट हो गई थी, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा कस गई थी। उसने अपने हाथों पे अपनी मुठ्ठियाँ भी बांध ली थी, क्योंकि ये जो ओमेगा फेरोमोन्स थे ना, ये उसे विचलित कर रहे थे, उसे फेमिलियर लग रहे थे। लेकिन किसके थे वो? ये गहरी गहरी सांस ले रहा था और अब वो अपनी गुस्से में आकर आंखें खोलता है कि कौन है जो उसके साथ ये शरारत कर रहा है। तब वो अपने पास एक शख्स को नाचते हुए देखता है, जो कि नाचते 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 पता नहीं कैसे, जैसे ही उसने शायद आंखें खोली थी तो बैरियर खुल गया था ताकि कोई उस पर वार ना करे। शायद वो आंखें बंद करने के साथ ही बैरियर लग जाता था, पर आंखें खुलने के साथ जैसे ही वो बैरियर हटा तो वो ओमेगा नाचते हुए सीधा उसके पास आकर उसकी गोद में गिर गया, जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा पसीना था। और जैसे ही हेंगुनजुन जैसे इंसान जो कि काफ़ी दिनों से गंजा होकर मेडिटेशन में लगा हुआ था, उसके बाल भी उग चुके थे, उसके नाखून भी उग चुके थे और अचानक से उसकी दाढ़ी भी उग चुकी थी। और जैसे ही उसने अपनी गोद में पड़े हुए ओमेगा को देखा, वो घबरा गया। अचानक से उसने इतने गरम गरम खून वाले ओमेगा को नाचते हुए अपनी बाहों में जैसे ही पकड़ा, वो उसकी खूबसूरती में, उसकी आंखों में देखते ही डूब गया। विंग वहाँ पर पड़े हुए बर्फ़ के एक मोटे से टुकड़े से टकरा कर गिरा था। और जैसे ही उसने हेंगुनजुन की आंखों में देखा और हेंगुनजुन ने उसकी आंखों में देखा, तभी ही विंग की आंखों में सिल्वर रंग की बहुत तेज़ सी लाइट चमकने लगी और हेंगुनजुन की आंखों में एक सुनहरी सी रोशनी सी चमकने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए थे उस पल में। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने हेंगुनजुन की जो मेडिटेशन है उसे भंग करने की कोशिश की हो। और यहाँ पर उन दोनों को ऐसे देखकर नी हो सेंग भी खुश था, लेकिन उसे जलन हो रही थी कि उसके द्वारा क्रिएट किए गए ओमेगा ने हेंगुनजुन के
इतने टाइम के मेडिटेशन को तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं कर पाया। और वहीं पे वेंचाओ को बहुत खुशी हो रही थी। उसे एक अफसोस था कि काश वो यहाँ पर इस वींग का स्वाद चखता, पर कोई बात नहीं, उसे तो बहुत सारे ओमेगास मिल ही जाएंगे। इसलिए अपने दिल पे पत्थर रखता हुआ वो हेंगुनजुन को कल्टीवेशन वर्ल्ड से खदेड़ कर दूर ले जाने की जो उसकी कहीं ना कहीं टेक्निक थी वो कामयाब हो रही थी, इसलिए वो खुश था। यहाँ पर जैसे ही हेंगुनजुन ने यहाँ पर विभूषण को देखा, उसने उसके गालों पर हाथ रखा और कहा, तुम कौन हो? क्या तुम वापस आ गए? तभी यहाँ पर विंग ने तुरंत ही अपने आप को समेटते हुए हेंगुनजुन की जो वो गोद में गिरा हुआ था, तुरंत ही उसके गले में, उसकी बाहों में अपने हाथों को डाला और खुद को ऊपर उठाकर उसकी गोद में बैठ गया। और फिर उसने हेंगुनजुन से कहा कि मैं वापस आ गया, क्या तुम मुझे जानते हो? यहाँ पर हेंगुनजुन ने तुरंत ही उसे कहा, यिंगिंग, क्या तुम मुझे भूल गए हो? यहाँ पर अपने बालों से खेलते हुए, अपनी अदाएं दिखाते हुए विभूषण ने कहा, नहीं तो मैं क्यों भूलूंगा तुम्हें? हेंगुनजुन ने देखा कि इस शख्स ने, जो कि हूबहू बिल्कुल वही ओमेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसकी रिवीलिंग ड्रेस तो हेंगुनजुन को और भी ज़्यादा तड़पा रही थी, पागल कर रही थी। तभी उसने बिल्कुल विंग की नेक के पास आते हुए उसे उसकी फ्रेगनेंस को लिया और उसकी आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। वही खुशबू, वही सब कुछ। उसने तुरंत ही उसकी नेक पे हल्का सा पास गया तो तभी उसकी नेक के पास भी विंग ने अपना चेहरा किया और पता नहीं क्यों उसने वहाँ पर किस कर दिया। हेंगुनजुन तो स्टन रह गया था, स्टन एकदम। आज से पहले किसी ओमेगा को उसने अपने, जब से वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा मेडिटेशन करा है, तब से करीब नहीं आने दिया। और ये सीधा उसे नेक पे किस कर रहा है, जो कि एक अल्फा की सबसे सेंसिटिव जगह होती है। हेंगुनजुन को पहली बार अपने अंदर एक कठोरता महसूस हुई जो उसके लोअर पार्ट में हो रही थी, और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने टाइम से जो उसने खुद पे काबू किया था, मेडिटेशन से अपने आप को संभाले रखा था, अपनी वासना को काबू किया हुआ था, वो सब ना जाने एक इस छोटी सी किस में कहीं ना कहीं उसे उकसा रहे थे। उसने गल्प किया और फिर इस ओमेगा की तरफ देखा। इस ओमेगा ने मुस्कुराते हुए उसकी गोद से उठा और कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? हेंगुनजुन को उसका दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए एक परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हेंगुनजुन ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और कहा कि करो। तभी यहाँ पर विंग ने अपनी अदाओं को, अपने हाथों को मोड़ते हुए, बहुत खूबसूरत पोजीशन बनाते हुए यहाँ पर डांस करना शुरू किया। उसका डांस बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव था। उसने बिल्कुल बेली डांसर की तरह अपनी कमर हिलाई, अपनी चेस्ट हिलाई और अपने हिप मूवमेंट भी करने लगा। फिर वो नीचे झुककर हेंगुनजुन की तरफ अपनी कमर करके अपने सारे बालों को आगे की तरफ करते हुए, अपने वो पतले से ब्लाउज़ की नोट को दिखाते हुए उसके सामने झुककर ट्विर्क कर रहा था, अपने हिप्स को हिलाते हुए, सेक्सी अदाएं करते हुए। ट्विर्क की जो उसने डांस किया था वो और भी ज़्यादा प्रोवोकेटिव था, जो कि हेंगुनजुन की दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। फिर उसने आगे से अपने बालों को झटकते हुए हेंगुनजुन के सामने आया और अपने बेली के उस नेवल के उस छेद को दिखाते हुए, अपनी नाभि को निगाह दिखाते हुए यहाँ पर हेंगुनजुन के बिल्कुल होठों के पास लाकर डांस कर रहा था और अपनी बेली को, अपने टमी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट तरीके से शेक कर रहा था। जिसके बाद हेंगुनजुन, जो कि आज से पहले लस्ट में नहीं डूब रहे थे जब से उन्होंने मेडिटेशन शुरू की थी, लेकिन आज वो पागल हो रहे थे, वो लस्ट में भी डूब रहे थे। उनके लिए खुद पे भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने तुरंत ही विंग के बेली बटन को अपने हाथ में लिया और फिर वहाँ पर अपने फेस को आगे ले जाकर किस करना शुरू कर दिया था। विंग को पता था कि वो जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। फिर उसने हेंगुनजुन के चिन को अपनी उंगली से ऊपर खींचा और फिर उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो एक मॉन्क वाली प्रतिज्ञा लिए हुए हैं ना,
तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वो जानबूझकर अपनी लेग्स को हेंगुंजन के आसपास रखते हुए अपने पैरों की मालिश कर रहा हुआ था और कहता कि देखो ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है ना। ये बोलते ही वह हेंगुंजन के बिल्कुल नज़दीक आ गया। हेंगुंजन की सांसें बहुत तेज हो गई थी। तभी विंग पीछे गया और उसने वो फर वाला कोट उठाया और फिर उस फर वाले कोट को अपने सिर से लेकर अपनी बॉडी को ढकते हुए वो तुरंत ही पास आकर हेंगुंजन के बैठ गया। उसने हेंगुंजन से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या यहाँ पर कुछ खाने के लिए है? हेंगुंजन ने तुरंत ही कहा कि क्या खाना है तुम्हें? यहाँ पर इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जानबूझकर अपने छोटे से टमी को उस कोट में से यानी कि उस क्लॉक में से निकालते हुए उसने हेंगुंजन को दिखाया। उसका बेली बटन वाइब्रेट करते हुए उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, देखो ना मेरे छोटे से टमी को, मुझे भूख लगी है, इसे भरना है। यहाँ पर जैसे ही वो जान के ये चीज़ें करता, हेंगुंजन तो और भी ज़्यादा तड़प जाता। हेंगुंजन ने कहा कि यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि तो फिर हम यहाँ से दूर चलते हैं ना, कहीं और जहाँ पर हम कुछ भी खा सकें। हेंगुंजन जो कि पहले से ही अपनी तपस्या को लीन करना चाहता था, उसे कहीं ना कहीं एम्परर के घमंड को तोड़ना था, हेवन के एम्परर के कुर्सी को हिला देना था। लेकिन जैसे ही इतनी क्यूट से विंग को देखता है, वो जैसे सब कुछ भूल गया, अपनी प्रतिज्ञा भी, शायद कोई बदला जो उसे लेना था वो भी, और वो तुरंत ही कहता है ठीक है हम नीचे चलते हैं। आज दिन तक ये चीज़ कभी किसी ने हेंगुंजन के मुंह से नहीं सुनी थी कि उसने कभी किसी के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर माउंटेन से नीचे जाने की बात की हो। काफ़ी सालों से वो यहाँ पर इसी माउंटेन पे रह रहा है, जो उगता है वो खा लेता है, कभी कभी तो काफ़ी टाइम तक भूखा भी रह लेता है, एक एक महीना प्रतिज्ञा करते हुए। इसलिए सभी लोग हैरान थे। हेवन से ये सीन देखता हुआ वेन चाओ भी और तो और न्यूहसेंग भी, वांग लिंग चिहाओ जो कि गुस्से में पागल हो गई थी क्योंकि उसके तो पैरों की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी जब वो हेवंस में वापस आई थी। हालांकि वो हील हो चुकी थी लेकिन अपनी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 2 एंजल्स का इतनी बुरी तरीके से अपमान करना, उन्हें बेइज्जत करना, उनकी तरफ ना देखना कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल होता था उन अप्सराओं के लिए। लेकिन विंग एक एक्सेप्शन केस था जिसकी वजह से उन लोगों को विंग से भी चिढ़न हो रही थी, उसकी खूबसूरती से, उसके हाव भाव से और उसकी इनोसेंस से। यहाँ पर लवांगजी विंग का तुरंत ही हाथ पकड़ता है और दोनों उस पहाड़ से नीचे कुछ खाने के लिए जाते हैं। लवांगजी उसे काफ़ी ज़्यादा नीचे ले आया था, विंग के पैर दर्द होने लगे थे और उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो उस क्लॉक में ही उसने विंग को अपनी पद्दी पे उठा लिया था, यानी कि विंग पीछे से उसके ऊपर चढ़ गया था और लवांगची ने उसे अपनी कमर में पैरों को रैप करने के लिए बोल दिया था और उसे उठाकर नीचे आराम से उतर रहा था। लवांगजी को मेडिटेशन की आदत थी, इसलिए वो जैसे जैसे करके इस ओमेगा को सेव रखना चाहता था। विंग और वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर चल के नीचे तक आ गए थे। वहाँ की खड़ी चढ़ाई थी, कोई भी गिर सकता था, लेकिन वांगची ने मेडिटेशन से और प्रैक्टिस से खुद को मजबूत बनाया हुआ था। दोनों काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं और उसके बाद उन दोनों को बड़ी मुश्किल से एक पेड़ से कुछ खाने के लिए फल फ्रूट मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ लवांगजी और वेवोशन दोनों के लिए ही काफ़ी नहीं थी। दोनों फिर से चलते हुए नीचे आते हैं। अब तो यहाँ पर ठंड कम थी, इसलिए लवांगजी ने पेड़ के जो सूखी घास थी उसी से ही वेवोशन के लिए एक टेम्परेरी चप्पल भी बना दी थी। और जैसे ही वो लोग और कुछ किलोमीटर चलने के बाद हरे भरे पेड़ों को देख सकते थे, वहाँ से कुछ फल फ्रूट तोड़कर खा सकते थे, तो उन्हें पास में ही एक कुटिया मिलती है जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग यहाँ पर रुकने के बाद वापस से कहीं और चले गए होंगे। ये कुटिया टेम्परेरी बनाई हुई थी, शायद जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, शिकार करने के लिए आते हैं या फिर मेडिटेशन के लिए आते हैं, वो लोग ऐसी ही टेम्परेरी कुटिया बनाकर यानी कि टेम्परेरी झोपड़ी बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए वांगची और वेवोशन दोनों ही रुके थे और ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसलिए वांगची ने पहले तो आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहाँ पर गर्माहट के लिए
थोड़ी सी आग जलाई थी जहाँ पर विभूषण बैठा हुआ था। विभूषण के कपड़े उस कंबल के अंदर तो बहुत छोटे थे। उसने जानबूझकर अपने उस क्लॉक को उतार दिया और आग के पास आकर बिल्कुल बिल्कुल लवांगची के करीब आकर बैठ गया था। लवांगची को उसके ओमेगा फेरोमोन्स जैसे ही महसूस होते थे वैसे ही वो और भी ज़्यादा एरोटिक महसूस करता है। तभी विभूषण जानबूझकर उसके सामने अपने पहले तो बाल आगे लाता है और उसके बाद अपने बालों को कान के पीछे करते हुए वो वांगची के जो एक शोल्डर बेयर था, वांगची ने एक शोल्डर पर तो अपने कपड़े डाले हुए थे लेकिन दूसरा शोल्डर उसका बिल्कुल नेकेड था, उस पर हाथ फिराते हुए कहता है कि तुम इतने ज़्यादा पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन क्यों करते हो। लवांगची ने इस सवाल पर एकदम चुप्पी साध ली और फिर उसने विभूषण की तरफ देखा। विभूषण अभी भी उसके हाथ पर अपने हाथों को फेर रहा था और फिर अपने सिर को लवांगची के शोल्डर पर लाकर हल्के से किसिस करने लगा। तभी लवांगची ने उसे तुरंत ही अपनी गोद में उठाया और उसे पास के ही जगह पर टेम्परेरी एक चटाई जो कि बिछी हुई थी उधर ले गया और उसे वहाँ पर लेटा दिया और कहा कि मेरे करीब मत आओ। तभी उस इंसान ने यानी कि विभूषण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्यों। लवांगची ने कहा कि अगर तुम मेरे करीब आओगे और मुझे प्रोवोकेट करोगे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊँगा। फिर विंग ने कहा कि खुद पर काबू क्यों कर रहे हो। लवांगची ने कहा तुम नहीं समझोगे, चुप रहो और यहीं पे सो जाओ। तभी उस जानबूझकर अप्सरा यानी कि विभूषण के दिमाग में कुछ मज़े करने के सीन आए तो उसने तुरंत ही अपनी टांगों को दिखाते हुए कहा कि यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है, मेरी टांगें दबाओ ना प्लीज़। उसने जानबूझकर वांगची की जांघों पर हाथ रख दिया। तभी जांघ जो वांगची था ना उसकी सांसें तेज़ हो गई। फिर उसने धीरे धीरे करके विभूषण के दोनों टांगों को दबाया और विभूषण की जैसे ही पहले उसने पैरों को और नीचे से तलवों को दबाया, फिर उसने विभूषण की हल्की हल्की टांगों को दबाया तो विभूषण ने कहा कि हल्की हल्की घुटनों से ऊपर भी मालिश करो ना। और फिर वो जानबूझकर लवांगची की अपनी थाइस पर मालिश करवाने लगा। वांगची भी धीरे धीरे कर रहा था लेकिन जैसे जैसे वो विभूषण की स्कर्ट के पास आता तो विभूषण जानबूझकर अपनी उस ड्रेस को थोड़ा और ऊपर कर देता और फिर थोड़ा और ऊपर, जिसके बाद वांगची जो चीज़ जो नज़ारे देख रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव थे। और उसके बाद यहाँ पर जानबूझकर विभूषण उल्टा होकर लेट गया। उल्टा होकर लेटने पर उसने सीधा ही जो वो ब्लाउज़ यानी कि जो वो क्रॉप सा ब्लाउज़ पहना हुआ था जो जिसके शोल्डर ही नहीं थे, सिर्फ पीछे एक हुक सा था, उस नोट को उसने तो खोल दिया था। और अब इसी तरीके से वो लेटा हुआ बार बार वांगची से कहता है मेरी कमर भी मालिश कर दो ना। अब लवांगची से तो रहा ही नहीं जा रहा था, ये इंसान जानबूझकर उसे प्रोवोकेट कर रहा है। तो वांगची अब उसकी दोनों टांगों को खोलकर उसके बीच में आता है और फिर जानबूझकर अपने निचले भाग को उसके हिप्स पे रब करता हुआ उसके ऊपर आता है और अब अपने हाथों से उसे मालिश करने लगता है। लवांगची के इतने करीब आने की वजह से पहले तो विभूषण थोड़ा सा सहम गया था लेकिन फिर उसे भी आकर्षक महसूस हो रहा था। लवांगची जैसे जैसे उसे मालिश करता जानबूझकर अपने लोअर बॉडी को विभूषण के लोअर बॉडी से यानी कि नितंबों से जानबूझकर रगड़ने की कोशिश करता, जिसकी वजह से ओमेगा के मुंह से हल्की हल्की मायनिंग की आवाज़ें आ रही थी और उसकी कमर को भी अच्छे से वो दबा रहा था, शोल्डर्स को दबा रहा था, हाथों को दबा रहा था और इसी तरीके से वो काफ़ी देर तक ओमेगा को सिड्यूस करता है। ओमेगा भी सिड्यूस हो रहा था जिसकी वजह से उसे मैं एहसास होने लगा कि अब उसके जो गुप्त अंग थे उधर से हल्का फुल्का तरल पदार्थ निकल रहा था। उसके लिए ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल थी, इसलिए उसने तुरंत ही वांगची ने अब ओमेगा को फ्लिप कर दिया था। ओमेगा का ब्लाउज तो नीचे खुला रह गया था लेकिन अब उसकी जस्ट वांगची के सामने थी। फिर उसने अपने हाथ से खुद को ढकने की कोशिश की तो वांगची ने उसके दोनों हाथों को अब एकदम से खोल कर सीधा पेन कर दिया था और कहा कि तुम यही करने के लिए यहाँ आए थे ना। मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो मैंने उपासना की थी
उसे भटकाने के लिए, तो अब क्यों खुद को ढक रहे हो? विभूषण शर्मा रहा था। तभी लवांगची ने उसके बिल्कुल नोज़ से नोज़ को रब करते हुए और अब उसके शोल्डर को दबाते दबाते हल्का हल्का उसकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रखकर उसके निपल्स को हल्का सा प्रेस करते हुए कहा कि क्यों, अब क्यों शर्मा रही है? यहाँ पर वांगची के इरादों को समझ रहा था विभूषण, और विभूषण की सांसें भी गहरी हो रही थी। विभूषण ने कहा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन उसे लवांगची का ये सब करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लवांगची ने कहा, झूठ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ पर मुझे रिझाने आए थे, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने आए थे, और अब उसने जानबूझकर धीमे धीमे यहाँ पर ओमेगा की नेक को किस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी विभूषण की माइनिंग निकल रही थी। तभी उसने एक हाथ से विभूषण के बेली बटन पर रखे हुए वेस्ट बैंड को खोल दिया, और अब वो लवांगची धीमे धीमे करके अपने चेस्ट से, मतलब विभूषण की चेस्ट को किस करता करता उसके हल्के हल्के निपल को सक करने लगा था, कभी एक को कभी दूसरे को, और फिर वो नीचे आता आता विभूषण के वेस्ट बैंड को अपने होठों से हटाने लगा था, और फिर उसके बेली बटन यानी कि उसकी नाभि के छेद को किस करने लगा था। फिर उसने जानबूझकर विभूषण की जो वो छोटी सी स्कर्ट थी उसे भी अपने लिप्स के और अपने होठों के और अपने दांतों के इस्तेमाल से खोल दिया था, जिसके बाद ओमेगा गहरी गहरी सांस ले रहा था। फिर लवांगची ने उसकी स्कर्ट्स को भी हटाकर पास की ही चटाई के पास ज़मीन पर गिर दिया था, और ओमेगा के ब्लाउज़ को भी और ओमेगा की वेस्ट को भी, और फिर उसने धीमे धीमे ओमेगा के इनर थाइस को किस करते हुए उसकी टांगों को, फिर उसके पैरों पर रखी हुई उस पजेब को भी खोलने लगा। लेकिन ओमेगा ने कहा, नहीं, इसे मत खोलो, इसकी आवाज़ सुंदर लगती है। लवांगची ने कहा कि अगर अब मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा उसके बाद तुम्हारी पायलों की आवाज़ यहाँ पर सिर्फ गूंजेगी, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी आवाज़ें मोयनिंग की ज़्यादा होनी चाहिए या पायल की? विभूषण को कुछ समझ नहीं आया। तभी लवांगची ने कहा कि ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी पायल की कैसी आवाज़ आती है। लवांगची ने भी अपने वो जो शोल्डर पर बांधे हुए थे उस कपड़ा को खोला। उसके नीचे एक और कपड़ा था जो कि उसने अपनी चेस्ट कवर करने के लिए बांधा हुआ था, उसे भी खोलकर साइड में कर दिया। अब ना ही लवांगची के जिस्म पे कोई कपड़ा था और ना ही विभूषण के। विभूषण की लोअर बॉडी से एक्साइटमेंट की वजह से उसका ओमेगा चिकनाहट निकल रही थी, जिसे देख देख कर जानबूझकर लवांगची ने उसके दोनों टांगों को अब अपने शोल्डर पर रख दिया था, और फिर अपनी हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने विभूषण की कठोरता को अपने हाथों में ले लिया था, और फिर वो विभूषण की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसकी कठोरता को कभी हिलाता, कभी जानबूझकर उसे सिड्यूस करता, और तो और फिर वो उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए प्लेजर देने लगा, और दूसरे हाथ से वो ओमेगा को कहीं ना कहीं फॉर प्ले करते हुए अच्छा महसूस कराने लगा और प्रिपेयर करने लगा, जिसकी वजह से ओमेगा की मॉर्निंग पूरे के पूरे यहाँ पर गूंज रही थी। फिर लवांगची ने अपनी कठोरता को भी ओमेगा के नितंबों यानी कि हिप्स पर रगड़ते हुए अब धीमे धीमे उसके अंदर खुद को इंसर्ट करने लगा। ओमेगा को दर्द हो रहा था, पहले उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, वांगची रुक जाता है, लेकिन जैसे ही ओमेगा एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि अब उसकी बॉडी से चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा निकलने लगी थी, तरल पदार्थ निकल रहा था, तो ओमेगा जल्दी से एडजस्ट भी हो जाता और वांगची फिर धीमे धीमे अपनी गति को शुरू कर देता। दोनों के बीच में फिज़िकल कांटेक्ट होने लगा और दोनों ही आत्मिक सुख को प्राप्त कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ लेट नाइट एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे थे, और इस वक्त मौसम भी ऐसा था कि रात का समय ही हो रहा था, और वह हल्की हल्की आग ही दोनों को एक दूसरे का चेहरा बिल्कुल धीमा धीमा ब्लर सा दिखा रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच में घमासान तरीके से रोमांस शुरू हो गया था। और उसके बाद ओमेगा के मुंह से करहराने की आवाज़ निकलते निकलते, मैनिंग की आवाज़ निकलते निकलते उसके पैरों की, पायल की, छन छन की आवाज़ें भी
पूरी की पूरी उस कुटिया के अंदर गूंज रही थी, उस हट के अंदर गूंज रही थी। और यहाँ पर उसकी माइनिंग और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती जब वांगची के कठोरता के जो भी धक्के थे वो और भी ज़्यादा तेज़ हो रहे थे। हर बार उनके अंदर से स्किन के टकराने की आवाज़ आ रही थी और फिर अब ओमेगा के दोनों टांगों को अपने कंधे पे लेते हुए आगे की तरफ जोर से झुककर डीप पोजीशन में वो ओमेगा के गर्भाशय को छूता हुआ उसे प्लेजर देने लगा और फिर ओमेगा के होठों को इसी पोजीशन में अपने होठों के साथ लेकर चुंबन करने लगा। ओमेगा को हल्का सा दर्द होता है। वो अपने हाथों से अल्फा को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करता है कि तभी लवांगची ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर पकड़ लिया टाइट और अब अपनी गति को और भी ज़्यादा तेज़ करते हुए ओमेगा के छक्के छुड़ा दिए थे और फिर जानबूझकर उसने ओमेगा को नॉट कर दिया था। और यहाँ पर जैसे ही ये एक्टिविटी चल भी रही थी तभी लवांगची ने ओमेगा की नेक को किस करते हुए अपने दांतों को गड़ाकर ओमेगा को अपना मार्क कर दिया था। विभूषण के लिए तो ये ऐसा पल था जहाँ पर वो एक सेकंड भी सोच नहीं पा रहा था कि उसे मज़ा आ रहा है या दर्द हो रहा है या फिर उसे ये मज़ा कंटिन्यू रखना है या रोक देना चाहिए। वो ये सिर्फ सोच ही रहा था कि इतने में उसे अल्फ़ा ने मार्क भी कर दिया और नोट भी कर दिया, जिसके बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने भी एक्साइटमेंट में अपना सारा लव जूस निकाल दिया था और अब दोनों इसी तरीके से रात भर एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। कभी वो उस कुटिया के एक कोने में होते और कभी वो दूसरे कोने में होते, जहाँ पर कभी विंग वांगची की गोद में बैठकर ये सब एंजॉय कर रहा था और वांगची विंग के साथ ऐसे ही करते करते अब उन दोनों को एक साथ रहते हुए एक अल्फ़ा और ओमेगा की तरह लगभग 6 महीने का समय बीत गया था। और हर दिन वो दिन में कम से कम 5 बार ये एक्टिविटी करते, जैसे कि सुबह उठते ही, उसके बाद नहाते समय, उसके बाद दोपहर में 1 बार और तो और रात को सोने से पहले 2 बार। ये उनका रेगुलर रूटीन बन गया था। विभूषण ने भी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि बहुत खूबसूरत था। विभूषण और लवांगची इसी तरीके से जी रहे थे अपनी लाइफ को कि अचानक से उन दोनों को साथ रहते हुए 10 साल का समय हो गया था। विभूषण और लवांगची के अब कम से कम 5 बच्चे हो चुके थे। दोनों की रोमांस की लाइफ बहुत ज़्यादा घातक चल रही थी और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे थे कि अचानक से विभूषण को एक दिन समन आया जहाँ पर उसे वापस से अब हेवंस में लौटना होगा। हेवंस में लौटना होगा यानी कि वो अपने बच्चों से और पति से नहीं मिल सकता। उसके पुराने जितने भी धरती पर रिश्ते होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और अब वो एक वर्जिन की तरह वापस से हेवन जाएगा। ये सब सोचने के बाद, ये सब सुनने के बाद तो उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था हेवन जाने का, पर यहाँ पर विभूषण पे दबाव बनाया जा रहा था कि अब उसका मिशन पूरा हो चुका है। उसने लवांगची को अपने लस्ट में काफ़ी सालों तक भर कर उसके कल्टिवेशन से उसको दूर कर दिया है, तो अब उसे वापस से हेवन आना होगा। लेकिन विभूषण ने ना तो ये बात लवांगची को बताई और ना ही वो वापस हेवन जाना चाहता था। इसलिए वो बार बार चिट्ठी लिखकर हेवंस में रिक्वेस्ट करता है कि उसे लवांगची के पास रहने दिया जाए, लवांगची के पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने एक मॉन्क को टेम्प्ट किया था। लेकिन ऐसा नहीं होता। हेवंस भी जिद पे अड़ गया था। आखिर वो अपनी अप्सरा को किसी गैर इंसान के पास क्यों छोड़ेंगे। वेन चाओ चाहता था कि अब विभूषण वापस से उनके पास आए, उनके हेवन में आए, जिसके साथ वो एक बार कम से कम कुछ महीनों के लिए इंडल्ज हो जाए और उसका फ़ायदा उठाकर फिर वो वापस से उसे किसी और मिशन पे भेज देगा। लेकिन विभूषण ने सीधा अब बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से इस बार फिर से जो हमारा वेंचाओ था उसने एक हेवंस की गॉड को बुलाया जिसका नाम था शुयंग। शुयंग नफ़रती तीर के लिए बहुत मशहूर था। वो जिस पे भी नफ़रती तीर चला दिया करता था, या तो उस इंसान के मन में अपने प्रेमी के लिए नफ़रत आ जाती थी, या फिर अगर वो नफ़रत नहीं रख सकता तो उसे मरना होता था। तो उसने इस वक्त फिर से आदेश दिया कि उसे जाना होगा और विंग पे वो नफ़रती तीर चलाना होगा। अगर विंग ने यहाँ पर हेवंस में वापस नहीं आया तो ठीक है, नहीं तो उनकी वो अप्सरा को मरना ही होगा। क्योंकि अगर हेवन की जो अप्सरा है ना, वो
बाहर पृथ्वीलोक पर अगर मर जाती है तो वो दोबारा से आकर हेवंस में जन्म ले सकती है, उसका नया जीवन होगा, वो दोबारा से एक अप्सरा के रूप में हेवन में आ जाएगी। उसने शुयेंग को ये कार्य दिया और शुयेंग बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने हेवन के एम्परर की बात को मान लेता है। और अब वो जाता है, वो चुपके से जब लवांगची और विंग एक दूसरे के साथ नहाते समय बाहर नदी पर इंटीमेट हो रहे थे, तब उसने जानबूझकर विंग की तरफ वो तीर चला दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लवांगची सतर्क नहीं रहेगा और विंग को वो तीर चुभ जाएगा, जिसके बाद विंग गायब हो जाएगा। उसके मन से लवांगची के लिए प्रेम हट जाएगा और वो एक अप्सरा के रूप में वापस चलने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो उसे विंग को इसी रूप में मारना होगा ताकि विंग नए सिरे से जन्म लेके हेवन की अप्सरा बन जाए। पर अफसोस, उसने जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हैंगुनजुन ने वो तीर तुरंत ही उनके बीच एक्टिविटी में ही पकड़ लिया और उस तीर को पकड़कर सीधा तोड़ दिया। और उस तीर को तोड़ना मतलब शुयेंग के गुस्से को एक नया मोड़ दे देना। शुयेंग इससे तिलमिला गया था कि आखिर कोई हेवन के गॉड की बातों को कैसे टाल सकता है, उसका इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी होने के बाद हैंगुनजुन और विंग कपड़े पहनकर पानी से बाहर आ गए थे। तभी हैंगुनजुन ने अपनी कल्टीवेशन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस तीर को वापस से शुयेंग की तरफ फेंक दिया था। और शुयेंग की तरफ वो तीर जैसे ही आया, शुयेंग ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, क्योंकि वो तीर ऐसा था कि जिससे आप प्यार करते हैं आप उसी को भूल जाएंगे, उससे नफरत करेंगे। और शुयेंग ये तीर खुद पर लेना नहीं चाहता था, क्योंकि शुयेंग एक गॉड था, लेकिन वो दूसरे ही गॉड ओमेगा गॉड, जो कि एक छोटा सा सिविल गॉड हुआ करता था, उससे प्यार करता था। लेकिन हैंगुनजुन की एक्यूरेसी बिल्कुल शुयेंग की तरह ही थी, क्योंकि हैंगुनजुन ने कल्टीवेशन करके खुद को काफ़ी ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था कि वो तीर आकर शुयेंग को लगता है और शुयेंग के मन में जितने भी शॉ शिनचेन को, यानी कि उस ओमेगा के लिए जितने भी प्रेम वाले विचार थे, वो एकदम से ख़त्म होने लगता है। शुयेंग के मन में जितने भी प्रेम वाली भावना थी शॉ शिनचेन को लेकर, जैसे ही वो जब ख़त्म हो रही थी तो शुयेंग की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हैं और उसे इस हैंगुनजुन को मारने का मन कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही शुयेंग की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि शुयेंग भी एक गॉड था, एक डाइटी था, इसलिए वो दोबारा से हेवन में ज़िंदा होकर अपनी पोजीशन पे आ गया था। और जब वो वापस से हेवन में आया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने बिना कुछ सोचे समझे हेवंस के लोगों के, सिर्फ हेवन के एम्परर के जितने भी हुक्म होते थे उन्हें फॉलो करते हुए कितने लोगों का दिल तोड़ा है, कितने लोगों से उनके दिमाग से उनके प्यार को मिटाने की कोशिश की। और आज दिन तक वो कितनी बड़ी गलती करता आ रहा था। किसी के मन से बिना उसे पूछे उसका प्रेम को हटा देने का उसे कोई हक नहीं था, और वो अपनी जितनी भी शक्तियाँ थी उनका गलत उपयोग करता आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो शॉ शिनचेन से सच में प्यार करता था। और उस नफरती तिल जो तीर उसे आके लगा था, उसके बाद जैसे ही वो शॉ शिनचेन को देखने की कोशिश करता था, उसके दिल में सच में दर्द होता था। और फिर वो वेंचाओ के सामने आया। उसने वेंचाओ के सामने आकर कहा कि आज के बाद वो कभी भी किसी इनोसेंट को अपने तीरों से घायल नहीं करेगा, ये तीर किसी इनोसेंट के लिए नहीं बने हैं। तभी वेंचाओ कहता है कि हैंगुनजुन कोई इनोसेंट नहीं है, बल्कि वो तो हेवंस पे कब्जा करके हेवंस की धरती को, हेवंस की गद्दी को अपना लेना चाहता है। तभी शुयेंग को एक चीज़ याद आई और उसने वेंचाओ से कहा कि हैंगुनजुन ऐसा कभी नहीं चाहता था, अगर तुम्हारी नीयत ख़राब नहीं होती तो। तभी वेंचाओ ने कहा, तुम मेरे सामने आवाज़ कैसे उठा सकते हो। लेकिन शुयेंग ने अब गुस्से में आकर उसे कहा कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो वेंचाओ, और तुम सोचते हो कि तुम किसी पर भी कब्जा कर सकते हो। तुमने हैंगुनजुन से पंगा खुद से लिया है, और हैंगुनजुन जो आज इस जगह पर राज करना चाहते हैं उसकी वजह से उसका कारण भी तुम ही हो। वेंचाओ ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, तुम आखिर प्रूफ क्या करना चाहते हो। तभी शुयेंग ने चिल्लाकर कहा, भूल गए तुमने क्या किया था जब हैंगुनजुन एक बहुत बड़े ख़ानदान का उत्तराधिकारी था, सेकंड प्रिंस था, तब उसे एक छोटे से शहर के एक ओमेगा से प्यार हो गया था। वो ओमेगा बेहद खूबसूरत था, जिसे देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ गई थी।
लव वांगची नाम था हेंगुनजुन का, जिसने उस ओमेगा से प्यार किया, शादी की, उसके साथ घर बसाने लगा। और जब वो ओमेगा प्रेग्नेंट था, तुमने मेरे हाथों उस पर तीर चलवाया था और वो ओमेगा तड़प तड़प कर हेंगुनजुन की बाहों में मर गया था, क्योंकि तुम्हारी नीयत उसके लिए ख़राब थी और तुम चाहते थे कि वो ओमेगा अप्सरा के रूप में पैदा हो। लेकिन उस ओमेगा ने अप्सरा के रूप को लेने से बेहद अपने आप को मारना सही समझा था। तब मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारे इस कारनामे में तुम्हारे साथ नी होए सेंग ने भी हिस्सा लिया था। उस ओमेगा के मरते समय उस तीर के वजह से निकलते हुए खून से उसने उस बॉटल को भर लिया था, जिसका नाम यिंगिंग था। यिंगिंग की मृत्यु पर तुम लोग को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। तब हेंगुनजुन ने तुमसे बदला लेने के लिए कल्टीवेशन जगत में इतनी मेहनत, इतनी कठोर तपस्या की, क्योंकि वो तुम्हारी गद्दी को हथियाना चाहता था। और इसके लिए तुमने यिंगिंग के खून से ही विंग को पैदा किया, विंग को जन्म दिया। और आज जब वो उसके साथ खुश हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं फिर से तीर मारकर, जैसे यिंगिंग को मैंने मार डाला था, ऐसे ही विंग को मैं मार डालूं? नहीं, मैं लवांगची से दूसरी बार उसकी खुशियाँ कभी नहीं छीनूंगा और तुम अपने इविल प्लान में कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि इस बार अगर तुमने हेंगुनजुन से उसके ओमेगा को छीनने की कोशिश की, तो याद रखना, हेंगुनजुन सच में तुम्हारी धरती को हिला कर रख देगा। वो हेवंस को ईंट से ईंट बजा देगा, हेवंस को ख़त्म कर देगा। ये धमकी देते हुए वहाँ से चुएंग निकल गया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से निर्दयता से यिंगिंग, जो कि विंग का ही पुनर्जन्म था, एज अ ह्यूमन, एज अ खूबसूरत ओमेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन में अच्छा था, वो एक गॉड भी बनता था। उसने असेंड भी कर लिया था सब कुछ, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया, क्योंकि उसे लवांगजी जैसे क्यूट से प्रिंस से प्यार हो गया था, जिसके साथ वो शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। दोनों साथ रहते थे, हालांकि दोनों ने बच्चे प्लान कभी नहीं किए थे। कभी मीटिंग के दौरान उन दोनों ने एक दूसरे को नोट नहीं किया था, क्योंकि वो लोग अपनी रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। पर जब उस पर वेंचाओ की गंदी नज़र पड़ गई, तो विंग की पूरी ज़िंदगी उसने बर्बाद करवा दी। इसलिए हेंगुनजुन तपस्या में लीन था। लेकिन अब जब विंग पर भी ये हमला करने के लिए हेवन से ऑर्डर आए, तो लवांगजी ने अब कसम खा ली थी। उसने वापस से विंग और अपने बच्चों को ले जाकर गूसू में अपने भाई, पहले गूसू जो था वो उसके अंकल के अंडर था, पर अंकल की मृत्यु के बाद जब उसका भाई एम्परर बन गया, तो उसने अपने भाई के साथ हेवन से बगावत छेड़ दी, जहाँ पर पहली बार लाइफ में कल्टीवेटर और हेवंस की लड़ाई हुई, जिसमें वांगची की जीत हुई। वांगची ने एक एक करके हेवंस के कुल 30 बड़े योद्धाओं को हरा दिया था। उसने यिंगिंग की मृत्यु का बदला लिया, और उसने जब जिस गॉड को हराया, मारा, उस गॉड का दोबारा से रिकार्निएशन हुआ। वो गॉड जो अच्छे थे, वो तो दोबारा से डीटी के रूप में हेवंस में जन्म ले चुके थे, लेकिन जो बुरे थे, उनकी आत्मा को अंडरवर्ल्ड में ट्रैप करके रख दिया गया था। और इस तरह से लवांगजी ने बदला लेने के बाद विंग के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। दोनों काफ़ी सालों तक खुश रहे थे, और फिर उन्होंने अपना वापस से, अभी लवांगजी जो था वो अपने भाई के पूरे एम्पायर को संभालने लगा था, अपने भाई के लिए काम करता था, लेकिन वो अपने ओमेगा को टाइम देना भूला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनकी जो 5 टाइम की गतिविधि थी, वो 1 टाइम, 2 टाइम, और कभी कभी तो 2-3 दिन में एक बार में बदल चुकी थी। और यहाँ पर ये प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। और जल्द ही अब जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उनके मैसेज के तहत, जिसने फ़र्स्ट रिक्वेस्ट की, उसकी फ़र्स्ट जो है FFI की, जिसने सबसे लास्ट में मुझे टेक्स्ट डाले थे, उनकी लास्ट आएगी। तो धीरे धीरे करके अल्टरनेटिव डेज़ में मैं उन लोगों की जो FF थी, डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग FF बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वो FF अच्छी लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। रिसेंटली कोविड दोबारा से आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात बरतें।
अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। वायरल अगर हो जाए तो टाइम से दवाइयाँ लीजिए, घर में रहिए। शुक्रिया, बाय बाय। अब जो नेक्स्ट एफएफ आएगी ना वो आशिया बिंजोला की आएंगी। उन्होंने मुझे जो टॉपिक सजेस्ट किया था मैं उस पर लेकर आऊँगी। और गाइस, जो लोगों ने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया था ना, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका नाम लेकर उनकी बताई गई एफएफ को एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ जहाँ जहाँ आपने कमेंट किए थे ना, जिस पोस्ट पे कमेंट किए थे वहाँ पर ना उन्हीं कमेंट के नीचे ना ज़रूर बताना कि आपका नाम क्या है, कि आप लोगों को फुल क्रेडिट मिले कि आप लोगों ने क्या क्या रिक्वेस्ट की थी, तो मैं एटलीस्ट आप लोगों का नाम लूँ। क्योंकि जो आपका यूज़र हैंडल नेम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और अलग होते हैं। तो अगर आप लोगों को जो भी आप पेन नेम बताना चाहते हैं वो रख सकते हैं, आप अपना असली नाम बताना चाहते हैं कि आपने रिक्वेस्ट की है वो भी रख सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर जाकर कमेंट ज़रूर कर देना आपने जो जो रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर कि मेरा नाम ये है, उसी कमेंट सेक्शन में अंदर, तो ताकि मुझे आसानी हो आप लोगों का नाम लेने में। थैंक यू।